नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को, जिसका एक लेक्चर आ चुका है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं और देखेंगे कि दूसरे लेक्चर में क्या है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिक्स का इंट्रो देखा था कि मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के कितने टाइप होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे की ओर ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें हम आगे के टॉपिक को जानने से पहले या पढ़ने से पहले इन सभी चीज़ों की जानकारी लेना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है द्रव या पदार्थ। नंबर 1 पे क्या है? द्रव या पदार्थ। व्हाट इज मैटर? क्या द्रव या पदार्थ क्या होता है? तो देखेंगे, पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं या अपनी उपस्थिति का बोध कराते हैं और कुछ स्थान घेरते हैं। मतलब कि पदार्थ वह है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव, ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या हो गया? नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और पदार्थ क्या है? जो इन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले या प्रभाव डाले, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और क्या समझ सकते हैं हम लोग कि अपनी उपस्थिति का बोध कराए। मतलब कि क्या है? अपनी उपस्थिति हमको समझाए कि मैं भी कुछ हूं या हमारा कुछ द्रव्यमान है या हमारी कुछ आकृति है। जैसे ये एक मार्कर है, तो क्या है? ये एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। हमें ये दिख रहा है, हमारी ज्ञानेंद्रियों मतलब हमारी आंख द्वारा ये दिख रहा है कि इसका ये आकार है और इसे हम लोग क्या मार्कर बोलते हैं। तो ये क्या करा रहा है? अपनी उपस्थिति का बोध करा रहा है कि हम मार्कर हैं। आगे देखते हैं, और कुछ स्थान घेरता है। पदार्थ क्या है? ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डाले, अपनी उपस्थिति का बोध कराए और कुछ स्थान घेरे। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक मार्कर है, हम अगर इसे किसी पृष्ठ पर रख देते हैं तो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। मतलब ये कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा अपनी आकृति के अनुसार। जिस मैटर या जिस पदार्थ की या जो भी आकृति है, वो जितना क्षेत्रफल घेरेगी तो कुछ ना कुछ हमें स्थान का बोध कराएगी, मतलब स्थान घेरेगी। तो वो क्या है? पदार्थ कहलाता हो गया। ठीक है, पदार्थ क्या कहलाता है। अब क्या है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसको हम देखते हैं। पदार्थ की ये निम्न 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से ठोस, द्रव और गैस होती हैं। ठीक है। ठोस क्या है? एक सॉलिड पिंड या सॉलिड बॉडी, जैसे एक ये मार्कर हो गया, जिसमें हम फोर्स लगाएं तो उसमें विरूपण जो हो वो नगण्य हो, वो सॉलिड कहलाता है। विरूपण का मतलब क्या हो गया? उसमें विकृति नगण्य आए या बहुत छोटे लेवल पर आए। ठीक है, तो उसे हम ठोस कहते हैं। अब जैसे अगला है द्रव। द्रव मतलब लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जो अपनी आकृति को अपनी परिस्थिति के अनुसार चेंज करता रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। मतलब कि हम जैसे पानी लेते हैं, उसे क्या है? 1 लीटर मान लीजिए हमने पानी ले लिया, उसे अगर हम एक कटोरे में रखते हैं तो कटोरे की आकृति ले लेता है। अगर हम उसे एक ग्लास में डालते हैं तो ग्लास की आकृति ले लेता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? द्रव ऐसा पदार्थ है जो जिस आकृति को ग्रहण करता है उसी आकृति का
दिखने लगता है। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला क्या है? गैस। गैस क्या है? गैस एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं दिखता है, या ज्ञानेंद्रियों का मतलब हमारी आंखों द्वारा नहीं दिखता है, ना ही हम उसे छू सकते हैं। और ये भी क्या है? लिक्विड की तरह ही होता है, जिस आकृति में पहुंच जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, द्रव कहलाता है। अरे मतलब सॉरी, गैस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगली परिभाषा कौन सी है। अगली परिभाषा है कण या पार्टिकल। तो समझते हैं ये कण या पार्टिकल क्या होता है। पदार्थ का वह छोटे से छोटा अंश। कौन सा? पदार्थ का वह छोटे से छोटा अंश जिसकी कोई माप नहीं होती है, जिसकी कोई माप नहीं होती है, या बोल सकते हैं जिसका आकार जो होता है वो नगण्य होता है। क्या कहलाता है? कण कहलाता है। जैसे कोई एक ये पदार्थ है, एक ये बॉडी है, ये क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अगर हम इसे छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करें तो क्या है? इसमें असंख्य कण हैं। ये क्या है? मार्कर है। और इसे अगर हम पार्टिकलों में विभक्त करते हैं या पार्टिकलों में तोड़ते हैं तो इसमें हमें असंख्य कण देखने को मिलेंगे। और वो कण किस तरीके के होंगे? जो कि अपनी उपस्थिति का हमें आभास नहीं कराएंगे, वो क्या कहलाएंगे? कण कहलाएंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगली परिभाषा। इसी क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं जो कि तीसरा है। क्या है अगला पॉइंट? पिंड या बॉडी। अब हम लोग समझते हैं कि पिंड या बॉडी क्या होती है। तो यह किसी पदार्थ का वह भाग है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मतलब ये क्या है? किसी पदार्थ का वह भाग है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। इससे पहले हमने देखा था कि कण क्या है। कण क्या है? जिनका आकार क्या हो? नगण्य हो और उनकी उपस्थिति हमें समझ में ना आए, कण कहलाता है। ऐसे कणों से मिलकर एक साथ बहुत सारे कणों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या? पिंड तैयार हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पिंड। इसी क्रम में अगली परिभाषा देखते हैं। 4 नंबर क्या है? दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी। अब हम लोग समझते हैं कि दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी क्या होती है। ऐसा पिंड जिस पर बल लगाने पर उसमें क्या ना हो? विरूपण ना हो, मतलब उसकी आकृति में परिवर्तन ना हो, दृढ़ पिंड कहलाता है। तो पूरी परिभाषा देखते हैं क्या है। उस पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं जिस पर अत्यधिक बल लगाने पर विरूपण नहीं होता है। वास्तव में कोई पिंड दृढ़ प्रकृति में है ही नहीं। इस नीचे वाली लाइन का मतलब क्या है? वास्तव में कोई भी पिंड दृढ़ होता ही नहीं है। किस तरीके से? मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ विरूपण होगा ही, वो भले ही हमें हमारी नंगी आंखों से हमें ना दिखे। क्या है? माइक्रो सूक्ष्मदर्शी वगैरह लगाकर हम ये परिवर्तन नोट डाउन करते हैं या फिर इन परिवर्तनों को ज्ञात करते हैं। तो क्या है? ये जो परिवर्तन है हमें दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि प्रकृति में कोई ऐसा पिंड है ही नहीं जो क्या हो? दृढ़ पिंड हो, जिसमें क्या कुछ ना कुछ विरूपण हो ना, ऐसा कोई पिंड है ही नहीं। कोई भी पिंड जो भी प्रकृति में उपस्थित हैं, अगर हम उन पर फोर्स लगाएंगे या बल डालेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी क्रम में आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का 5 नंबर पॉइंट है द्रव्यमान या मास। तो समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। किसी पिंड या वस्तु में द्रव या पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा को उस पिंड का
द्रव्यमान या संहति कहते हैं। तो क्या है, किसी पिंड, ये क्या है, कोई बॉडी है, उसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी है या वास्तविक मात्रा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, संहति कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, जिसका मान सभी स्थान पर समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए वो 1 किलो की आज यहाँ पर है, तो उसे हम 1 किलोमीटर दूर अगर ले जाते हैं तो वो बॉडी 1 किलो की ही रहेगी। तो क्या है, द्रव्यमान क्या है, अपरिवर्तित राशि है जो कि समय या स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होती है, समय या स्थान के साथ समान रहती है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान या मास कहलाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी क्रम में आगे अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है हमारा भार या वेट। तो समझते हैं कि भार क्या होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है, क्या, किसी वस्तु का भार एक प्रकार का बल है, कौन सा, जिससे उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन आकर्षित करती है, पृथ्वी। कौन, जिससे उस वस्तु की मात्रा को अपनी और अपने गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी आकर्षित करती है, वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना क्या है, पृथ्वी और लिख लेना है। अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित करती है, किसको, किसी न किसी पिंड को, तो वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। तो भार क्या, वेट, W बराबर mg होता है, जहां पर m क्या है, द्रव्यमान या संहति है, और g क्या है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण सॉरी गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पर g क्या है, गुरुत्वाकर्षण वो कैपिटल G होता है, और क्या है, ये स्मॉल g यहाँ पर हम लोग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है बल या फोर्स। तो समझते हैं कि बल क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो देखते हैं, बल वह बाह्य कारक है, मतलब एक्सटर्नल कोई एक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। मतलब कि बल क्या हुआ, कोई एक ये पिंड है, अगर हम इस पर बल लगाएंगे इस तरीके से तो क्या करेगा, इस पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देगा, अगर नहीं कर पाएगा तो करने का प्रयास कुछ ना कुछ करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक दीवार है, हम उस पर अपने हाथों से बल लगाते हैं तो क्या है, उसकी स्थिति तो परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग प्रयास देते हैं, क्यों, तो क्या है, उसकी स्थिति परिवर्तित होती नहीं है, लेकिन जब प्रयास देते हैं तो परिवर्तित होने की स्थिति में आ जाती है। अब वो क्या है, दीवार जो है भारी पिंड हो गया, और हम लोग जो फोर्स दे रहे हैं वो कम दे पाते हैं अपने हाथों से, तो वो पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। अब वहीं मान लीजिए कोई ये मार्कर है, अगर हम इसे इस तरीके से धक्का देते हैं तो ये क्या होगा, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं कि बल एक किस प्रकार की राशि है। बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब क्या है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं,
तो एक शब्द में समझ लेते हैं। सदिश मतलब दिशा के साथ। मतलब क्या? बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इतना ही समझते हैं सदिश के बारे में। आगे समझेंगे या फिर आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो आगे हम देख लेते हैं कि बल की यूनिट क्या होती है या बल की इकाई क्या होती है। बल की इकाई को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या? ये पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां हैं जिनमें बल की जो इकाई है वो अलग अलग होती है। तो उसमें देखते हैं पहली पद्धति कौन है? पहली पद्धति है MKS पद्धति। तो बल की जो MKS पद्धति में इकाई होती है वो किलोग्राम होती है या केजी होती है। इसी क्रम में दूसरा क्या है? SI यूनिट या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है SI को। तो SI में बल की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं या फिर N से दिखाते हैं। इसी क्रम में अगली कौन सी पद्धति है? CGS पद्धति है। अगली कौन सी पद्धति है? CGS पद्धति है। CGS पद्धति में बल की यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। क्या होती है? बल की यूनिट डाइन होती है। और 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होते हैं। कितने? 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। हम लोग बस इसे इतना ही यहाँ पर समझेंगे क्योंकि इसका यूज नहीं है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ भी चुके हैं, जो हमारी पीछे वाली क्लासें थी, जिनमें 1 डाइन बराबर 10 की पावर 5 डाइन का मतलब कि क्या, सॉरी, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन का पूरा डेरिवेशन था, वो हम लोग देख चुके हैं। तो ये हम यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे की पॉइंट। तो हम लोग इसी क्रम में अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है गति तथा विरामावस्था की क्या है। कोई पिंड कब गति अवस्था में है और कब विरामावस्था में है, ये कैसे फाइंड करेंगे या कैसे जानेंगे, या जानते हैं कि गति क्या है और विरामावस्था क्या है। तो समझते हैं क्या है। जब कोई वस्तु किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन लाती है या परिवर्तन करती है तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ये 2 पॉइंट है। क्या है? ये 2 कोई पिंड है या बॉडी है। अब क्या है, इस बॉडी पर हम खड़े हुए हैं, इस वाली बॉडी पर, और इस बॉडी को देखते हैं। तो क्या है, अगर ये वस्तु कुछ अपनी स्थिति में चेंजमेंट ला रही है, समय के साथ में कुछ चेंजमेंट ला रही है, तो क्या कहेंगे, ये वाली जो वस्तु है इस वस्तु के सापेक्ष गति अवस्था में है, तो इसे क्या कहा जाएगा, गति कहा जाएगा। अब दूसरा क्या है, विरामावस्था। तो समझते हैं विरामावस्था क्या है। जब कोई वस्तु किसी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बॉडी ले लेते हैं। अगर हम इस बॉडी के सापेक्ष इस वाली बॉडी को देखते हैं और समय के साथ में इस बॉडी में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, अर्थात ये बॉडी अपनी स्थिति को नहीं परिवर्तित कर रही है, तो उसे हम लोग विरामावस्था में कहेंगे। तो समझ में आ गया क्या है गति और विरामावस्था क्या होती है, समझ गए होंगे। अब एक ये नोट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे समझ लेते हैं क्या है ये। जब कोई वस्तुएं या जब कोई 2 वस्तुएं समान वेग से एक ही दिशा में
चल रही होती हैं तो वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कही जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई दो पिंड हैं और ये क्या है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं या मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों पिंडों को एक दूसरे के साथ स्थिर अवस्था में कहा जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।